नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आपके लिए लेकर आए हैं। चूँकि ये बिल्कुल ऐसे प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं कि जो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है या बार-बार टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी तक जो लेकर चल रहे थे वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेकर चल रहे थे और हम लोग उन क्वेश्चनों को मिस कर रहे थे जो बार-बार पूछे जाते हैं या उन क्वेश्चनों से न्यू फ्रेमिंग क्वेश्चन की जाती है। क्योंकि बस कुछ 2-4 दिन का समय है आपके पीजीटी के लिए, इसलिए ये कुछ विशेष क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और हो सकता है कि जैसे कि आपने एलटी एग्जामिनेशन में देखा था कि एक ही वीडियो से 4-4, 5-5 क्वेश्चन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में से फंसे थे। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, हार्ड वर्किंग करिएगा और मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका श्योर होगा। ये ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी में सिलेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं ज्यादा समय ना गंवाते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी और ईएलटी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बार बार घुमाकर पूछता है, कभी आपको क्लास देता है, जैसे कि उसने क्लास दे रखा है यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और हेमिकार्डेटा, इन सब फाइलम दे रखा है। तो या तो ये दे रखता है या फिर आपसे जनरली इसके एग्जाम्पल पूछ देता है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? इनके जो लार्वा होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लार्वा जो होते हैं वो मोस्ट एडवांस होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट एडवांस्ड होते हैं, मोस्ट एडवांस होते हैं। और इसमें ध्यान में रखना, इसमें जो नोटो कार्ड और नर्व कार्ड है वो प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहता है? तो इसमें नोटो कॉर्ड भी रहती है और इनमें नर्व कॉर्ड भी उपस्थित रहती है। ध्यान में रखना, क्या उपस्थित रहते हैं? नर्व कार्ड। और ये होते कैसे हैं? दूसरा, ये सेडिमेंट्री होते हैं। ध्यान में रखना, कैसे होते हैं? सेडिमेंट्री होते हैं। और एडल्ट जब होते हैं तो ये सेडिमेंट्री हो जाते हैं और ये लक्षण लगभग गायब हो जाते हैं। तो मतलब लार्वा जो है, बोलेंगे जो लार्वा है होता है वो एडवांस होता है, एडवांस्ड होता है। और जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है? वो लार्वा की अपेक्षा प्रिमेटिव करेक्टर शो करता है, प्रिमेटिव करेक्टर शो करता है। ऐसा अगर मेटामॉर्फोसिस का अंतरण हो रहा है कि पता लगा बच्चा ज्यादा एडवांस है और जब वो मैच्योर होता है तो पता लगा उसमें बहुत सारे लक्षण गायब हो जाते हैं, इसे बोलते हैं रेट्रोगेशिव, यानी वापस आ जाना। ये तो रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यूरोकॉर्डेटा का। इसका है यूरोकार्डेटा का, जो मैं बता रहा हूं विशेष ध्यान देके सुनिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप हमें देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मात्र एक क्वेश्चन है, मगर इसमें जितना डाटा दिया जाएगा, इस एक क्वेश्चन को पढ़ के आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा या तो दिया रहेगा या तो दिया रहेगा हार्ड मानिया। ध्यान में रखना, या तो एग्जाम में यूरोकार्डेटा दिया रहेगा या हार्डमानिया दिया रहेगा, तब भी आपको टिक करना है यूरोकार्डेटा या हार्डमानिया। तो इसमें आता है हार्डमानिया। तो ऑप्शन में आपका जो पीजीटी या टीजीटी का एग्जामिनेशन है जीआईसी का, तो यहाँ रेट्रोगेशियो मेटामॉर्फोसिस दिया रहेगा तो हार्डमानिया। या आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्डमानिया में या यूरोकार्डेटा में किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, तब रेट्रोगेशियो क्वेश्चन पलट भी सकता है। सिफेलोकार्डेटा क्या है? ध्यान में रखना, सिफेलो जो कार्डेटा है इसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। अर्थात प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि इसका जो वो लार्वल स्टेज होती है वो सिंपल होती है, जबकि इसमें जो डेवलपमेंट होता है एडल्ट का वो एडवांस होता है। कैसा होता है? एडवांस डेवलपमेंट होता है। और इसमें नोटो जो कॉर्ड है, नोटो कार्ड जो है वो होल लाइफ पाई जाती है। ध्यान में रखना। अब आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा में ब्लैनो ग्लॉसस आता है। ध्यान में रखना, कौन आता है? ब्लैनो ग्लॉसस आता है। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? जो नोटो कार्ड होती है, नोटो कॉर्ड जो होती है वो किस में बदल जाती है? वो रिप्लेस्ड, नोटो कॉर्ड रिप्लेस्ड वर्टिब्रल
कॉलम, रीढ़ की हड्डी में बदल। ठीक है, तो ऑप्शन करेंगे यूरोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में टीजीटी में पूछा था कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन किसने डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो और मुझे लगता है ये क्वेश्चन एलटी में भी क्वेश्चन बन चुका है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, बार बार हम फिर आपसे कहते हैं कि वो क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, या एग्जाम की तरफ से लेने की संभावना ज्यादा है, या एग्जाम में वो बहु देखे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि हम लोग ज्यादा हार्ड अभी तक लेकर चल रहे थे, अब हम उन क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम का समय नजदीक है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग दूर की चीजें देखते रहें और अपनी नजदीक की चीजें छोड़ दें। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देख, एक तो एग्जाम में पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन जनरली फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंजियो स्पर्म का। एंजियो स्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? तो नाउशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। अब आपसे पूछ सकता है सिन गैमी, सिनगैमी डिस्कवर्ड बाय, तो सिनगैमी डिस्कवर्ड किसने किया था? तो वो किया था स्ट्रसबर्गर ने। अगर पूछेगा कि सिनगैमी, सिनगैमी क्या होता है, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स मिलते हैं उसे सिनगैमी बोलते हैं। तो कहता है कि जो सिनगैमी है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सिनगैमी किसने डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन हमारा होगा स्ट्रसबर्गर ने किया था। अगर हॉप मिस्टर के बारे में पूछ दे तो यहां पूछेगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसने डिस्कवर किया था? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जनरेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो उसको डिस्कवर्ड करने का श्रेय जाता है इन प्लांट पौधों में, किसको जाता है? तो हॉप मिश्र ने पीढ़ी एकांतरण को खोजा था। आपसे पूछेगा कि हाफ मिक्सचर ने पीढ़ी एकांतरण को किस में खोजा था? आपका आंसर होगा कि हाफ मिक्सचर ने पीढ़ी एकांतरण को जो खोजा था वो खोजा था पौधों में। पी महेश्वरी को तो आप सब जानते हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के, सॉरी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो इनके इंट्रोडक्शन, आप एम्ब्रियोलॉजी बुक है उसका नाम रट के जाइएगा, एग्जाम में पूछ देते हैं कि एन इंट्रोडक्शन ऐसे इस करके है एम्ब्रियोलॉजी बुक का नाम, वो रट के जाइएगा, मैं आगाह कर रहा हूँ, वो बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? कहता है इन विच स्टेज मियोसिस डच क्रॉसिंग ओवर अकरिंग, किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है? तो पहले आता है लेप्टोटीन। ये जितनी भी अवस्थाएं दी हैं ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस की अवस्थाएं हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। यानी क्रोमोसोम जो होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो क्रोमोसोम होता है वो थिन किस में होता है? थिन थ्रेड लाइक किस में होता है? थ्रेड्स लाइक किस में होता है? तो आप लिखेंगे लिप्टोटीन। जाइगोटीन में क्या बनता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किसको बनता है, या सिनगैमी किस में होती है? क्या होते हैं? सिनैप्सिस किस में होती है? सिनैप्सिस। अगर पूछेगा सिनेप्सिस किस स्टेज में होती है, तो आंसर होगा लेप्टोटीन। पैकिटीन का खास करेक्टर है क्रॉसिंग ओवर का पाया जाना, क्रॉसिंग ओवर का पाया जाना। डिप्लोटीन का खास करेक्टर है चीजमेटा फॉर्मेशन। चीज मैटा जो है वो विजुअल होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इसी में डिप्लोटीन स्टेज में ही सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है, सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होने लगते हैं। जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होने लगता है? डिसॉल्व होने लगता है, घुलने लगता है, नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा आएगा, उसने क्रॉसिंग ओवर पूछा है। तो अब क्रॉसिंग ओवर या म्यूसिस से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पूछता है एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, एरिस्टोटल लैंटर्न जो है वो कहाँ पाया जाता है? एरिस्टोटल लैंटर्न किस में देखने को मिलता है? तो कहता है स्टारफिश में। स्टारफिश किसका सदस्य है? तो इकाइनो डरमेटा का सदस्य है। और इकाइनोडर्मेटा के जितने सदस्य होते हैं लगभग सबके सब
मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, ध्यान में रखना। पूछेगा किस फाइलम के सदस्य मैरीन होते हैं, तो आपका आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा के। और इसमें क्या होता है, ये इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सी आर्चिन, सी आर्चिन को एरिस्टोटल लैंटर्न के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फाइव टूथ होते हैं या दांत होते हैं, टूथ होते हैं, जो मैस्टेरियस ऑर्गन्स होते हैं, मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मैस्टिकेटरी का मतलब भोजन को पीसने वाले ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑप्शन सही है सी आर्चिन। सी कुकुम्बर की कंडीशन क्या है, ये फिल्टर फीडर होता है। क्या होता है, फिल्टर फीडर होता है। तो सही आंसर हमारा कौन सा है, DER। कौन सा आंसर है, एरिस्टोटल जो लैंटर्न है फाउंड इन सी आर्चिन, किसमें देखने को मिलता है, सी आर्चिन में देखने को मिलता है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और मैं सजेस्ट करूंगा, आप पीजीटी की तो तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आप टीजीटी का एग्जाम देंगे, इसके बाद आप जीआईसी का एग्जाम देंगे, और हो सकता है मई जून तक आपको टीजीटी और पीजीटी की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आज ही हमारे प्रैक्टिस सेट को लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आप कितनी भी तैयारी कर लें, आप 20-20 घंटा पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं कि एग्जाम हॉल में जाते ही वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं या इतना एग्जाम का प्रेशर हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चन वो गलत करने लगते हैं, और बाद में उनके पास ऐसी स्थिति नहीं बचती, और वो कई बार फोन पे हमसे रोने भी लगते हैं कि सर इतनी तैयारी करने के बाद एग्जाम हॉल में जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं का अंत है प्रैक्टिस सेट में। हम आपको 90+ प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। कोई भी क्लास, कोई भी संस्थान इतने प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकता, ओनली 599 में। फ्रीडम प्रैक्टिस सेट लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए, सही आंसर क्या, गलत आंसर क्या, कितना टाइम, सब कुछ बताएगा। अभी जैसे आपने पता लगा पोरी फेरा पढ़ा, पोरी फेरा आपने जैसे ही पढ़ा, थ्योरी पढ़ ली, अब उसके पोरी फेरा का जैसे ही आप देंगे प्रैक्टिस सेट, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में और हम क्या गलतियां कर रहे हैं, ये सब पता चलेगा। तो ये पूरे चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं और हमने मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। तो आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए मैसेज करें। और दूसरी चीज, अगर आप फ्यूचर की प्लान, देखिए पीजीटी का तो एग्जाम होने वाला है, अगर आप फ्यूचर टीजीटी और जीआईसी और फ्यूचर वाला पीजीटी और एलटी जीआईसी कर रहे हैं, तो आप तुरंत ले लीजिए विजेता बैच या लक्ष्य बैच ले लीजिए। इसमें हम आपको सारी थ्योरी क्लास देते हैं, सारी एमसीक्यू क्लास, सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लास, 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी, सब कुछ फ्री है। और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300+ मित्र चूंकि सिलेक्ट है, तो कंटेंट की मैं गारंटी हरदम लेता हूँ। मैं जो लेता हूं, तो वो कंटेंट की हरदम मैं गारंटी लेता हूं कि कंटेंट में आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और किसी भी जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन विच प्लांट। क्रैंज एनाटॉमी किस में देखने को मिलती है, तो क्रैंज एनाटॉमी स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है, जिसमें जो क्रैंज एनाटॉमी में क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो कवर्ड रहते हैं सीथ के द्वारा, सेल सीथ के द्वारा कवर्ड रहते हैं, उसे क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। और ये C4 प्लांट में पाया जाता है। क्रंच एनाटॉमी के फायदे क्या है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करता है, अर्थात फोटो रेस्पिरेशन को घटाता है, या इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। तो सबसे एडवांस प्रकार के प्लांट है कौन, C4 प्लांट। क्रंच एनाटॉमी किस में पाई जाती है, C4 प्लांट में पाई जाती है। तो ऑप्शन आप सब जानते ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है, कॉमन क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, पीजीटी में कई बार देखने को मिला है, टीजीटी में देखने को मिला है, कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो लिटिल लीफ ऑफ जो ब्रिंजल है वो किस में देखने को मिलता है, तो वायरस, पहले देख लो, वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं वो जनरली मोजिक रोग है, और इसके अलावा लीफ कर्लिंग है,
कर्लिंग है या वेन बाइंडिंग है, वेन क्लियरिंग है, जो कि थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाया है। बैक्टीरिया में आप देखते हैं विल्ट है ब्लाइट है आदि देखने को मिलता है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा हमें लिटिल लीफा ब्रिंजल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लिटिल लीफा ब्रिंजल किसके द्वारा देखने को? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का खास करेक्टर है स्मॉलेस्ट, ध्यान में रखिए एग्जाम में पूछेगा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? लिविंग सेल्स विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल वाली सबसे छोटी कोशिका है। और ये जनरली ट्रांसमिटेड किससे होती है? तो ये ट्रांसमिटेड जो होते हैं, सॉरी, ट्रांसमिटेड जो होते हैं जनरली किसके द्वारा होते हैं? लीफ ऑफर के द्वारा, लीफ ऑफर टिड्डे के द्वारा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर आल्सो नोन एज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मालिकुलर सीजर्स के नाम से जानते हैं। मालिकुलर ग्लो किसे बोलते हैं? तो डीएनए लाइगेज को बोलते हैं, मालिकुलर ग्लू के नाम से जानते हैं। तो चूंकि उसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूछा है तो मालिकुलर सीजर के नाम से जानते हैं, और ये टीजीटी 2021 में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें पाई जाती है? तो कहता है लार्ज पॉपुलेशन में, अर्थात एक बड़ी पॉपुलेशन में, या छोटी पॉपुलेशन में, या मैंडेलियन पॉपुलेशन में, या इजलैंड पॉपुलेशन में। तो ध्यान में रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हरदम स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हरदम किसमें देखने को मिलती है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हरदम स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है जैकॉब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड। एक्चुअली में जैकॉब्सन ऑर्गन्स जब आप छिपकली पढ़ते हैं या यूरोमेस्टिक्स पढ़ते हैं, वहां जैकॉब्सन ऑर्गन्स का उल्लेख दिया गया है। तो जैकॉब्सन ऑर्गन्स का जो काम होता है वो स्मेल का होता है। किसका होता है? स्मेल का। ऑप्शन सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। इन विच फेज द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है? तो कई सारी अवस्थाएं होती हैं, सेल साइकिल का क्रम भी पूछ लेता है, तो ध्यान में रखना G1 S G2 और यम, ये क्रम होता है। क्रम को याद रखना, कई बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सरल समझकर छोड़ देते हैं, मगर वो एग्जाम में आपको परेशान कर देते हैं। तो क्रम पूछता है G1 S और G2 फेस, ये कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है G1 S G2, और कभी पूछता है G1 G2 और S, तो कंफ्यूज मत होइएगा, G1 के बाद S। तो ये जीवन फेस में क्या होता है? जीवन फेस में जो कोशिका होती है वो रेप्लिकेशन के लिए तैयारी करती है, तो ध्यान में रखना। इसमें सेल की जनरली ग्रोथ होती है और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन जनरली यस फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्या पूछा है? डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा था। डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है? यस फेस में, और G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली में जो शब्द दिमाग में चल जाता है वो बार करेक्ट कर लीजिएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेस में होता है और G2 फेस में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर है 11। फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, जो फ्लेम सेल होता है वो एक उत्सर्जन अंग है। फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ, किसका उत्सर्जी अंग है? तो कहता है एनिलिडा का। तो एनिलिडा का पहले तो देख लेते हैं उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो जनरली नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया। प्लेटी हेलमिंथीज का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो फ्लेम सेल होती हैं। इन्हीं को हम प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। आर्थ्रोपोडा में मालपीगियन टिब्यूल होती है, मालपीगियन टिब्यूल होती है। एक्सक्रीटरी टिब्यूल, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं जनरली इंसेक्ट में, ध्यान में रखना। और ग्रीन ग्लैंड जो होती है, ग्रीन ग्लैंड अगर पूछ दे, तो अगर पूछ दे क्रस्टेसिया, क्रस्ट क्रस्ट
सिया। क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड होती हैं। मोलस्का में क्या होता है? ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस, ऑर्गन्स बोजेनस। तो सबके हमने बता दिए हैं, तो चूंकि उसने पूछा है तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है रेड रस्ट ऑफ टी काज्ड बाय। तो देखिए रेड रस्ट जो है वो जनरली एल्गी के द्वारा होता है, और कौन से एल्गी के द्वारा होता है एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। उस एल्गी का नाम है सिफेल्यूरस वीरेसेंस, विरसेंस। सिफेलिस विरसेंस से होता है, तो ये किसके द्वारा फैलता है? शैवाल के द्वारा फैलता है, जो कि पीजीटी 2011 में कई पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वो जनरली पैंक्रियाज में देखने को मिलती हैं, जो कि हम क्वेश्चन पिछले क्लासों में बता चुके हैं। फिर कहता है निमेटोफोर या रिस्पिरेटरी रूट आर फाउंड इन। तो जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी क्या होता है दलदली भूमि पर जो पाए जाते हैं, और ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां नमक की मात्रा ज्यादा होती है, समुद्र के किनारे तट पर पाए जाते हैं दलदली भूमि पर। तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे निमेटोफोर निकल आते हैं जिसमें छेद होते हैं, इन्हीं से ये रेस्पिरेशन करता है। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन विच प्लांट। हेट्रोस्पोरी जनरली किस पौधे में पाए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम जो होता है वो होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस होता है, एक तरह के स्पोर बनते हैं। स्लेजनेला हेट्रोस्पोरस होता है, अर्थात स्लेजनेला में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगा। दोनों प्रकार के स्पोर हमें देखने को मिलते हैं। इक्विसीटम जो होता है वो भी होमोस्पोरस होता है, एक प्रकार के ही स्पोर बनते हैं। टेरिस भी होमोस्पोरस होता है, एक प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो उसने पूछा हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन विच प्लांट। तो स्लेजनेला एक ऐसा पौधा है, और ये सब क्या है जितने के जितने दिए हैं सब के सब टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट्स है जितने दिए हैं। तो इसमें अगर पूछेगा सीड हैबिट किस में पाई जाती है, सीड हैबिट किस टेरिडोफाइट में पाई जाती है, तब भी आंसर आपका होगा स्लेजनेल। स्लेजनेला में सीड हैबिट भी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंथम हुकर इज। बैंथम हुकर का जो वर्गीकरण है वो किस श्रेणी में आता है? तो वो बैंथम हुकर का जो वर्गीकरण है वो जनरली नेचुरल है, प्राकृतिक वर्गीकरण है। इनकी प्रसिद्ध बुक है जेनरा प्लांटेरम, जेनरा ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, ये पुस्तक है। और जेनरा प्लांटेरम जो है वो लीनियस ने भी लिखा है, इसको ध्यान में। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो देने का श्रेय जाता है वो जाता है लीनियस को। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर प्रेंटल और हचिंसन, दो वैज्ञानिकों को नाम रखना, एंगलर प्रेंटल और हचिंसन। इसके अलावा हमने बहुत सारे नाम बताए हैं, जो नाम पूछे जाने की संभावना है वो मैं बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन से आपसे नेचुरल एग्जाम में पूछता है, आपसे आर्टिफिशियल पूछ लेता है, आपसे फाइलोजेनेटिक। तो नेचुरल बैंथम हुकर को याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लीनियस को याद रखिएगा, फाइलोजेनेटिक में एंगलर और प्रेंटल और हचिंसन, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। द्विनाम पद्धति प्राय किसने दी थी? तो द्विनाम पद्धति देने का जो श्रेय जाता है तो आप सब जानते हैं द्विनाम पद्धति लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? तो लीनियस ने। तो पहले आता थियोफ्रेस्टस, इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, वनस्पत विज्ञान का पिता। लीनियस ने क्या दिया था और किस पुस्तक में दी थी, ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो इन्होंने स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम में दी थी। किसमें दिया था? स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, प्लांटेरम किस पुस्तक में दिया था? स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम में लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो ये बहुत पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा, पुस्तक का नाम जरूर पूछ देता है कि द्विनाम पद्धति उन्होंने किस में दिया, तो दिया था स्पीसीज प्लांटेरम में। लैमार्क तो सब जानते हैं, इनका खास वो जो था क्या दिया था? इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और डार्विन तो जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित है, नेचुरल
सिलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन हम बी सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंजिनेसियस स्टैमेन आर फाउंड इन। सिंजिनेसियस स्टैमेन प्राय किस में देखने को मिलता है? तो एक्चुअली में सोलेनेसी में हमें क्या देखने को मिलता है, इनके जो स्टैमेन होते हैं वो एपीपिटाइलस होते हैं, एपीपिटाइलस होते हैं, यानी पीटल से जुड़े हुए होते हैं। एस्ट्रेसी में सिंजिनेसियस स्टैमेन देखने को मिलते हैं। इनके क्या होते हैं, इनके जो एंथर होते हैं वो तो सब चिपके होते हैं, मगर इनके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी ये फिलामेंट जो होते हैं फ्री होते हैं, और जो एंथर है वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इसे बोलते हैं सिंजेनेसियस, एस्ट्रेसी में देखने को मिलता है। किसमें? एस्ट्रेसी में, जिसे कंपोस्टी के नाम से जानते हैं। मालवेसी की बात करें तो इसका खास करेक्टर है, इसमें जो एंथर देखने को मिलते हैं मोनोएडेल फर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है। लिलियेसी में जो स्टैमेन होते हैं वो एपीपिटाइलस होते हैं, एपीपिटाइलस होते हैं। एपी टिपाइलस लिखेंगे, पिटाइलस नहीं, टिपाइलस, यानी टेपल से फ्यूज रहते हैं, इसे याद रखिए, टेपल से चिपके रहते हैं। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 19। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। गाइनोबेसिक जो स्टाइल है वो किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? गाइनोबेसिक जो स्टाइल है वो लेमियेसी। लेमियेसी में क्या होता है कि जो स्टाइल होती है, मान लेते हैं ये गाइनोशियम है और ये, तो गाइनोशियम में ये जो स्टाइल होती है नीचे से निकलती ऐसे, तब जाके ऐसे बनती, तो इसे बोलते हैं गाइनोबेसिक, यानी इनकी जो स्टाइल होती है वो आधार से निकलती है। तो स्टाइल जो होती है एराइज फ्रॉम, कहां से निकलती है? द बेस ऑफ ओवरी लोब्स, ओवरी लोब्स के आधार से निकलती है, और ये जनरली हमें तुलसी में देखने को मिलती है, तुलसी जो कि लेमियेसी। अगर ब्रेस्केसी की बात करें तो इनकी जो स्टाइल होती है वो टर्मिनल होती है, टर्मिनल होती है, और ये कहां से निकलती है? तो कहता है एराइज टॉप ऑफ ओवरी, ओवरी के टॉप से निकलती है। अगर हम फैबेसी की बात करें, किसकी? फैबेसी की, तो इनकी जो स्टाइल होती है वो सिंपल होती है, साधारण प्रकार की स्टाइल होती है, एंड टर्मिनल होती है, टर्मिनल होती है। और अगर हम पोएसी की बात करें, एग्जाम में पूछता है, इनकी जो स्टाइल होती है फीदरी होती है, फीदरी, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछता है कि किसकी स्टाइल फीदरी होती है, तो पोएसी या गेहूं धान, ये जो फीदरी होती है। ठीक है, मैंने सबको बता दिया है, ऑप्शन हम सही करेंगे ए को। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, कैरियोप्सिस फ्रूट बिलोंग टू द विच फैमिली। कैरियोप्सिस जो फ्रूट्स होते हैं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये कैरियोप्सिस फूड है वो पोएसी से बिलोंग करते हैं, जैसे गेहूं धान मक्का आदि। तो उसमें क्या होता है, होता क्या एक्चुअली में, इनकी जो फ्रूट वाल होती है, फ्रूट जो वाल होती है, जिसे हम सॉरी पेरी कार्प के नाम से जानते हैं, फ्यूज्ड विथ, किसके साथ फ्यूज रहती है? तो फ्यूज्ड विथ सीड कोट से फ्यूज रहती है, जिसे हम टेस्टा कहते हैं। टेस्टा के साथ फ्रूट की वाल चिपकी रहती है बीच से, जिसे हम ग्रेन कहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गेहूं दाना नहीं है, गेहूं फ्रूट या फल है। ठीक है, तो अब ये पोएसी, एस्ट्रेसी में कौन सा फल पाया जाता है? तो इसमें सिप्सेला पाया जाता है। रोजेसी में, ध्यान में रख, रोजेसी में कौन से पाए जाते हैं? तो पोम्स पाए जाते हैं। पोम्स किसमें देखने को मिलते हैं? जैसे कि एप्पल, इसमें एप्पल आता है जो कि पोम्स है। इसके अलावा ड्रूप्स आते हैं, ड्रूप्स जैसे कि चेरीज, चेरीज। इसके अलावा इसमें आता है एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट, ये सारे इसी में आते हैं रोजेसी में, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, कुकर बिटेसी में क्या आता है? पेपो आता है। ठीक है, मैंने सारे ही बता दिया किस फैमिली में कौन सा फल देखने को मिलता है। तो चूंकि हमसे कैरियोप्सिस पूछता है तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म क्या होता है? तो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म जो होता है फॉर्म्ड कब बनता है? फॉर्म्ड बिफोर
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पूर्व बनता है, इसलिए हरदम हैप्लॉइड होता है। तो ये कैसा होता है? हैप्लॉइड। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन बन चुका है। फिर कहता है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन, इन्वर्टेड जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? तो वो निक्टेंथस में हमें देखने को मिलते हैं। निक्टेंथस को कहता है नोन एज पारिजात, पारिजात के नाम से जानते हैं, या इसे नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा। और बोरहाविया में क्या होता है? एनोमाइलस, एनो एनोमाइलस है, एनोमाइलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है सेल को बहुत ज्यादा। इनमें भी इन्होंने सब में रह सके। ये आपसे पूछेगा वो मोनोकाट प्लांट कौन है जिसमें असामान्य द्वितीय वृद्धि पाई जाती, तो वो ड्रेसिना को टिक करना है अगर आपसे पूछे। ठीक है, तो यहाँ चूंकि निक्टेंथस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म, किसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण होता है? तो कहता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ध्यान रखना, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को, प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, इसको ध्यान में रखना। और ये कहां बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो डीएनए रेप्लिकेशन में बनता है। एक्चुअली में जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, तो इस तरह से बनता है। एक तरफ तो वो चला जाता है, एक तरफ वो खंडों में बनता रहता है। कैसा बनता है? खंडों में। तो जो खंडों में बनते हैं उन्हीं खंडों को हम ओका जाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो किस में बनते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है हु गेव द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो ये अभी अभी कल ही परसों तो क्वेश्चन कराया था, तो बताया था बीडल और टैटम ने दिया था। मॉर्गन ने क्या दिया था? बीडल और टैटम ने दिया था। फिर आता है मॉर्गन ने क्या दिया था? मॉर्गन ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टेंस दी थी, एंड लिंकेज दिया था। क्या दिया था? लिंकेज दिया था। किसने? मॉर्गन ने। तो ऑप्शन ये सही है। और वाटसन क्रिक तो सब जानते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 पे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं, क्लाइनफेल्टर को हम दिखाते हैं इस तरीके से। तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो 46 में कम हो गया तो हमारा होगा 45। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो ए को सही करेंगे। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर दिखाना हो तो इसको दिखाएंगे, और टर्नर तो इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो टर्नर पूछा तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। हार्टवुड इज आल्सो नोन एज, हार्टवुड को हम प्राय किसके नाम से जानते हैं? तो अल्बर्नम के नाम से, या ड्यूरामेन के नाम से, फिलोडर्म, या बार्क, किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं हार्टवुड को? तो ड्यूरामेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं वेयर आर द कैस्पीरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसमें पाई जाती है? तो हम आप इसको पहले बता चुके हैं कि जो कैस्टीरियम स्ट्रिप होती है वो जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो कैस्पीरियन स्ट्रिप जो देखने को मिलती है वो एपिडर्मिस में, एंडोडर्मिस में। तो हमें एंडोडर्मिस में देखने को मिलती है। किसका जमा होता है? तो सुबेरिन का होता है। ध्यान में रखना, थोड़ा सा स्पीड लेंगे। और कहता हु क्वाइन द टर्म टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी शब्द जनरली किसने दिया था? तो अगर हम टोटीपोटेंसी शब्द की बात करेंगे तो कहता है स्वान ने दिया था, या हैबरलैंडेड ने दिया था, मॉर्गन ने दिया था, या व्हाइट ने दिया था। तो टोटीपोटेंसी शब्द देने का श्रेय प्राय किसको जाता है? तो अगर हम सही बात करेंगे कि टोटी पोटेंसी शब्द किसने दिया था, तो टोटी पोटेंसी शब्द देने का श्रेय जो जाता है वो हैबरलैंडेड को जाता है। हैबरलैंडेड ने टोटीपोटेंसी होता क्या है ये समझ लो। अच्छा, हैबरलैंडेड को और किसके नाम से जानते हैं? तो इन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के भी नाम से जानते हैं, टिश्यू
कल्चर के भी नाम से जानते हैं। इनका ये कहना था कि प्रत्येक सेल में इतनी क्षमता होती है कि उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, जिसे हम टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। और स्वान ने क्या दिया था? तो सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। अब बात आता मॉर्गन, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दिया था। अगर व्हाइट की बात करें तो इन्होंने रूट कल्चर कराया था। क्या कराया था? रूट कल्चर को कराया था। तो ऑप्शन चूंकि हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? संक्रमण कारक अवस्था कौन सी होती है एंट अमीबा? तो जो इसके ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है। क्या होती है? एक्टिव फीडिंग स्टेज होती है। ठीक है। और यही होती है। और ये कैसे होती है? पैथोजेनिक भी होती है। अगर आपसे पूछेगा पैथोजेनिक कौन होती है, तो ट्रोफोजोइट्स होता है। और ये स्प्रेड नहीं हो सकता, ये फैल नहीं सकता। अब आता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। तो ये क्या होता है? ये जो होती है इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंट अमीबा में। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो होते हैं ये इन्फेक्टिव होते हैं। ध्यान में रखना, ये सिस्ट के रूप में होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये भी क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉन पैथोजेनिक होता है, यह रोग नहीं फैलाता है। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ किसके होते हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज अगर पूछेगा तो स्पोरोजॉइड लगाना है। क्योंकि हमसे उसने एंट अमीबा हिस्टोलिट का पूछा है, जिससे पेचिस रोग होता है। कौन सा होता है? पेचिस या एंटमोवी अमीबियोसिस हो जाता है। अब आता है, नेक्स्ट पर आता है कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। कहता है जो कैनाल सिस्टम है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो पोरीफेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जनरली जो कैनाल सिस्टम आप देखते हैं तो कौन कौन से पाया जाता है? एस्कॉन, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ये तीन प्रकार का मुख्यतः कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और अगर सीलेंट्रेटा की बात करें तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है प्रेजेंट रहती है। और कैनाल सिस्टम जो इसमें होगा वो एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। मोलस्का की अगर बात करेंगे तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और मेंटल पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाई जाती है। एनएलडी की बात करें तो इसमें क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे, मेटा जिनेसिस इज फाउंड इन। आप कहता है मेटा जिनेसिस किस में देखने को मिलती है? तो अगर हम बात करेंगे, कहता है हाइड्रा में, ओबिलिया में, ऑरिलिया में या मैट्रीडियम में। तो मेटा जिनेसिस हमें किस में देखने को मिलती है? तो मेटा जिनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिलती है किसमें? ओबिलिया। मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है किसमें? तो ओबिलिया में हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। बुक लंग्स की बात करेंगे, अभी हम आपको बताए थे बुक लंग्स किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? तो वो स्कॉर्पियन का है। किसका है? स्कॉर्पियन का बुक लंग्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट कराएंगे, आज 50 क्वेश्चन कराएंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन। तो कहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जनरली किस में पाया जाता है? अगर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहता है इसमें क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अभी हमने बताया क्या पाया? कैनाल सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा में, आर्थ्रोपोडा या कॉर्डेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलता है? तो इकाइनोडर्मेटा में हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन। पेडोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो एक्सोलोटल लार्वा में हमें पेडोजेनेसिस देखने को मिलता है। ये लार्वा ऐसे होते हैं कि लार्वा अवस्था में ही इनमें यंगस्टर की तरह लक्षण आ जाते हैं और ये जन्म में सक्षम हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये एक्सोलोटल लार्वा में देखने को मिलता है। 35 नंबर है, ग्रे ग्रेयार्ड द आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो कहता है इसे लीवर को कहा जाता है। किसको कब्रगाह कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है, किडनी
स्प्लीन, किडनी या बोन मैरो। तो लीवर की अगर बात करें तो ये प्रोड्यूस बाइल, ये क्या उत्पन्न करता है? प्रोड्यूस बाइल, बाइल जूस उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिकेशन करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिक करता है। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रेवयार्ड तो है, आरबीसी का प्राथमिक ग्रेवयार्ड तो है, मगर जो सही आंसर है वो है स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन। ये क्या करता है कि जो ओल्ड और डैमेज आरबीसी होती हैं वो क्या करता है, उसको तोड़ता है और अपने इसको फिल्टर कर लेता है। किडनी तो आप सब जानते हैं, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, बोन मैरो का काम होता है रेड आरबीसी को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? इनमें फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कौन होता है? जो उड़ो भागो हार्मोन्स होता है। तो हमने 4 यस बताया था और 5 एफ ऐसे करके हमने आपको बताया था जब हार्मोन्स पढ़ाया है। तो आप देखेंगे तो कौन होता है कि भागो यानी इमरजेंसी के समय कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो एड्रेनालिन जो हार्मोन्स है वो निकलता है। इंसुलिन एक्चुअली में क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, शुगर लेवल को करता है। थायरोक्सिन क्या करता है? ये रेगुलेट बेसिक मेटाबॉलिज्म, बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को करता है। जो एड्रेनलिन है ये सही है, और ये एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है, से निकलता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स हार्मोन्स बोलेंगे, हार्मोन्स है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। कहता विच ग्रुप बिलोंग टू द एमनियोटा? एम एन एमनियोटा और एमनियोटा में ऑप्शन है राम। राम का मतलब क्या होता है? रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। देखो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ऑप्शन बी है एमनियोटा। एन एमनियोटा में कौन से आते हैं? तो एम्फीबिया और पिसीज आता है। ठीक है, तो ये एमनियोटा कौन से होते हैं? जिनके चारों ओर कई सारी लेयर्स पड़ी रहती हैं, या कई सारी 3 परतें पाई जाती हैं भ्रूण के चारों ओर, तो वो कहलाते हैं एमनियोटा। फिर कहता है वेयर डज ग्लाइकोलिसिस अकर? ग्लाइकोलिसिस कहां पाई जाती है? तो ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में। तो ये ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। माइटोकांड्रिया में क्रेब साइकिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रेब साइकिल पाई जाती है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द देने का श्रेय टैंसले को जाता है। ओडम को क्या जाता है, ध्यान में रखना। ओडम की अगर बात करेंगे तो इनको, इनकी जो बुक है, सबसे प्रसिद्ध बुक पूछ देता है, इनकी है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। अगर हम रेटर की बात करेंगे, रेटर की, तो क्वाइंड टर्म इकोलॉजी, इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था। अगर पूछेगा इकोलॉजी तो फिर रेटर को लगाएंगे। और क्लेमेंट्स को अगर बोलेंगे, क्लेमेंट्स ने क्या दिया था? तो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लांट सक्सेशन, इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ प्लांट सक्सेशन दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहां आएगा बी, टेंसले। फिर कहता है द पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है? ये तो कई बार बता चुके हैं, हरदम ऊपर की ओर होता है, अपराइट होता है, कभी भी नीचे की ओर नहीं होता है, अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द टर्म म्यूसिस? अर्धसूत्री विभाजन किसने दिया था? जो म्यूसिस शब्द है वो किसने दिया था? म्यूसिस शब्द कहता फ्लेमिंग ने दिया था, फार्मर मुरे ने, जॉनसन ने, या नॉल रुस्का? नॉल रुस्का ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। ध्यान में रखना, नॉल रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है फार्मर और मुरे ने म्यूसिस शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल?
फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने प्रपोज किया था? तो सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल दिया था। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। अच्छा, और सिंगल निकोलसन निकोलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड म्यूजिक मॉडल दिया था। ठीक है, क्या दिया था? फ्लूइड म्यूजिक मॉडल दिया था। अच्छा, डेनियल ने क्या दिया था? ये सैंडविच मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? सैंडविच मॉडल दिया था। इसका मतलब था प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन, ये इनका क्रम था। और हुक ने क्या दिया था? हुक ने तो इन्होंने सेल शब्द, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? सेल शब्द दिया था, सेल की खोज की थी, ये था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 में। व्हाट इज द अबाउंडेंट इन गोल्डन राइस? गोल्डन राइस में सर्वथा क्या मिलता है? तो कहता विटामिन सी। तो फाउंड इन, ये कहां पाई जाती है? फाउंड इन सिट्रस फूड, सिट्रस फूड, खट्टे फलों में देखना है। विटामिन ए किस में देखने को मिलता है? गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। विटामिन डी की बात करें तो ये स्किन के द्वारा और दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन बी 12 जो होता है एनिमल प्रोडक्ट्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेग्रा इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो पैलेग्रा है वो किस विटामिन के द्वारा काज होता है? ध्यान में रखना, पूछा कि जो पैलेग्रा है वो किस विटामिन के द्वारा काज होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो किसके द्वारा काज होता है? B5। तो पैलेग्रा जो काज होता है वो जनरली B3 के द्वारा काज होता है, पैलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेशियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलेटन ऑफ? हार्वेशियन सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो जनरली मैमल्स में देखने को मिलता है हार्वेशियन सिस्टम। एक्चुअली में जो एवीज होता है, ये इसमें जो निमेटोफोर कंडीशन देखने को मिलती है, यानी इनकी जो हड्डियां होती हैं वो हवा से भरी रहती है, बीच में खाली रहती है, इसीलिए इनमें बोन मैरो नहीं होता है। ठीक है, अब आता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन विच प्लांट? साइथियम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो यूफोर्बिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। फाइकस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो है हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना। ओशिमम में जो देखने को मिलता है वो वर्टी सिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। कोरेंड्रम में कंपाउंड अम्बेल देखने को मिलता है, कंपाउंड अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन यूफोर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच इंजाइम इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन के समय कौन सा इंजाइम रिक्वायर्ड रहता है? कहता है डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज या लाइगेज या हेलिकेज। इनमें से कौन सा डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो कौन यूजफुल होता है, या जनरली किसका हम प्रयोग करते हैं? तो हम आपको बता दें, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। कब होता है? डीएनए के रेप्लिकेशन में यूज होता है, रेप्लिकेशन में यूज होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। तो हमें कौन सा यूज होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज। जो लाइगेज होता है वो ग्लू की तरह काम करता है। हेलिकेज जो होता है वो अनवाइंड डीएनए, अनवाइंड्स डीएनए, डीएनए के कुंडलन को खोलता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। और ये आप बताएंगे द एग्जाम्पल ऑफ एवेन्यू ट्रीज। एवेन्यू ट्रीज का इसमें एग्जाम्पल क्या है? कैसिया फेस्टुला, हाइड्रिला, अपुंसिया या पाइनस। जो एवेन्यू ट्रीज है उसका एग्जाम्पल क्या है, ये आप हमें आंसर करके बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द पीट मॉस? हम पीट मॉस किसे कहते हैं? फ्यूनेरिया को कहते हैं, स्फेगनम को, या रिक्सिया या मार्केंसिया, किसको कहते हैं? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमने ये थोड़ी एक मैराथन लेकर चले थे क्वेश्चंस की, स्पीड में हमने क्वेश्चन कराए। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं उन क्वेश्चनों की श्रृंखला इसीलिए लेकर चले थे, जिससे हमारे रिपीट वाले क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।